कभी सोचा है कि 1700 साल मतलब 1700 साल पुराने किसी साम्राज्य की कहानी हम तक पहुंचती कैसे है? आज हम भारत के गुप्त युग की बात करेंगे, जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एरा भी कहा जाता है। पर सवाल यह है कि इतिहासकार इस कहानी को जोड़ते कैसे हैं? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, सच में, और इसके सुराग हमारे चारों ओर ही छिपे हैं। तो चलिए आज मिलके इन सुरागों को खोजते हैं। स्वर्ण युग सुनने में कितना भव्य लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सिर्फ कला थी, विज्ञान था, खुशहाली थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चला? और बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम जासूसों की तरह काम करेंगे, सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे और उस दुनिया की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे जो सदियों पहले कहीं खो गई थी। तो हमारी जासूसी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे जाहिर सुराग से, लिखे हुए शब्द। किस्मत से गुप्त काल के कुछ कमाल के ग्रंथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जो उस समय की दुनिया में एक खिड़की की तरह हैं। देखिए, ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये तो टाइम कैप्सूल हैं। सच में, जैसे मृच्छकटिकम जैसे नाटक, ये हमें उस दौर की प्रेम कहानियों और सामाजिक नियमों के बारे में बताते हैं। वहीं देवीचंद्र गुप्तम हमें सीधे राजमहलों की साजिशों की दुनिया में ले जाता है। और हाँ, फायान जैसे विदेशी यात्रियों के जो लेख हैं, उनसे पता चलता है कि बाहर के लोग इस साम्राज्य को कैसे देखते थे। यहाँ तक कि पुराणों में मिली राजाओं की जो लिस्ट है, वो भी इस बड़ी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये ग्रंथ हमें सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते, बल्कि अपनी भाषा में ही समाज का पूरा ढांचा दिखा देते हैं। नाटकों में ऊंचे वर्ग के पुरुष संस्कृत में बात करते थे, जो कि ज्ञान और शक्ति की भाषा थी। वहीं दूसरी ओर महिलाएं और निचले वर्ग के लोग प्राकृत यानी आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जरा सोचिए, बिना एक शब्द कहे सिर्फ भाषा के इस्तेमाल से ही समाज का पूरा हायरार्की दिखा दिया गया। कमाल है। अच्छा, किताबों के बाद अब हम उन सुरागों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सका, यानी पत्थर पर लिखी हुई कहानियां। इसे सम्राट समुद्रगुप्त का ऑफिशियल रिज्यूमे समझिए। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहते हैं, उनके मंत्री हरिशेन ने लिखी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसे एक बहुत पुराने मौर्य स्तंभ पर उकेरा गया था, जैसे कोई अपनी उपलब्धियों को इतिहास के एक प्रतिष्ठित पन्ने पर लिख रहा हो। यह हमें समुद्रगुप्त की मिलिट्री विक्ट्रीज की एक डिटेल्ड लिस्ट देता है, जिससे उस युग की राजनीति की सीधी जानकारी मिलती है। हमारा अगला सुराग एक बहुत ही गंभीर और विवादास्पद प्रथा से जुड़ा है, सती प्रथा। ये वो रिवाज था जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लेती थी। ये इतिहास का एक बहुत ही दुखद और जटिल पहलू है, जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। और यहीं पे पत्थर का एक टुकड़ा इतिहास को बदल देता है। मध्य प्रदेश का एरण शिलालेख हमें सती प्रथा का पहला ठोस फिजिकल सबूत देता है। ये एक सेनापति की मौत और उसकी पत्नी के आत्मदाह का रिकॉर्ड है। किताबों में जिक्र होना एक बात है, लेकिन पत्थर पर लिखा सबूत इस दुखद प्रथा को एक कल्पना से निकालकर एक सच्ची ऐतिहासिक घटना बना देता है। चलिए सबूतों की हमारी तीसरी लाइन पर चलते हैं, जो उस प्राचीन दुनिया के पॉकेट साइज प्रोपेगेंडा की तरह हैं, सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक तरह के बयान थे। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ हैं सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा गया। ये कला और संस्कृति के संरक्षक की एक इमेज है। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय को शेर का शिकार करते दिखाया गया है, जो उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में स्थापित करता है। मतलब एक ही वंश के दो राजा, लेकिन सिक्कों के जरिए अपनी बिल्कुल अलग पहचान बना रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिक्के हमें और भी कई राज बताते हैं। एक सिक्का एक शाही शादी का जश्न मना रहा है, जो कि एक पॉलिटिकल गठबंधन का प्रतीक था। चांदी के सिक्के जारी होना ये शायद किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। और अश्वमेध यज्ञ करते हुए राजा का सिक्का तो उनकी ताकत और प्रभुत्व का सबसे बड़ा ऐलान था। तो हमारे सारे सबूत अब इकट्ठे हो गए हैं। चलिए अब इन सबको मिलाकर उन शख्सियतों को जानते हैं जिन्होंने इस युग को गढ़ा। कहानी की शुरुआत होती है श्रीगुप्त से, जो शायद एक सामंती स्वामी थे। लेकिन असली शक्ति शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, जिन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि अपनाई। फिर आते हैं महान विजेता समुद्रगुप्त। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके शासन को साम्राज्य का पीक माना जाता है।
कुमारगुप्त प्रथम ने हूणों का सामना किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आखिर में स्कंदगुप्त, जिन्होंने साम्राज्य की रक्षा की। समुद्रगुप्त की एक महान विजेता वाली इमेज जो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, आज तक कायम है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने तो उन्हें इंडियन नेपोलियन तक कह दिया। ये दिखाता है कि कैसे शिलालेखों और सिक्कों के जरिए बनाई गई एक इमेज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था, बल्कि ज्ञान और कला का भी था। जरा सोचिए, उनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 ऐसे दिग्गज जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। कालिदास जैसे महान कवि, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री। ये उस दौर की बौद्धिक और रचनात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन गुप्त शासकों ने सिर्फ कला को ही नहीं, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक की नींव रखी थी? कितनी? सिर्फ एक। और वो एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा। एक ऐसा नाम जो सदियों तक दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का केंद्र बना रहा। ये गुप्त साम्राज्य की शिक्षा को दी गई सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। तो सबूतों की जांच करने और शासकों से मिलने के बाद अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। इस युग को स्वर्ण युग आखिर कहा क्यों जाता है? तो सारे सबूतों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, जिससे सत्ता में स्थिरता रही। प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इतना बड़ा साम्राज्य आसानी से चलता था। और जैसा हमने देखा, कला, विज्ञान और साहित्य का जबरदस्त विकास हुआ। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाती हैं जो वाकई असाधारण था। हमने ग्रंथों, पत्थरों और सिक्कों के टुकड़ों से इस स्वर्ण युग की कहानी तो बना ली, लेकिन हमारी पूरी समझ इन्हीं बचे खुचे सुरागों पर टिकी है। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना नाजुक है और हम सिर्फ वही जानते हैं जो समय अपने पीछे छोड़ जाता है। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।